इस प्रेरणादायी बोध गीत के उपरांत अब मैं सादर आमंत्रित करूंगा आज के अपने मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सर को कि हम सभी विद्यार्थियों को, इस महाविद्यालय परिवार को अपने ज्ञान से अभिसिंचित करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमें पाथेय प्रदान करें। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी, इस स्थान के अधिष्ठाता महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय प्रदीप कुमार राव जी, उपाचार्य डॉक्टर विजय कुमार चौधरी जी, इस कार्यक्रम के संचालक श्री सुबोध कुमार मिश्र, आज हम सब यहाँ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की स्मृति में महाराणा प्रताप शैक्षणिक सोसाइटी के द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में आकर यदि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के काल में एकत्र हैं तो मुझे लगता है कि ये तीनों चीजों का संयोग ही अपने आप में एक संकेत देता है। क्यों? भारतीय संस्कृति विश्व की एकमात्र सनातन चिरंजीवी संस्कृति है विच इज कमिंग कंसिस्टेंटली फ्रॉम द एजेस अननोन, प्राग ऐतिहासिक काल से, जिसका लिखित क्रमबद्ध इतिहास से बहुत पहले से। वो क्यों है? क्योंकि समय समय पर इसकी ज्वाला में अपने संपूर्ण जीवन की आहुति देने के लिए ऐसे पूज्य संत और महात्मा सदैव समिधा बनकर अपना जीवन देते रहे, जिससे ये ज्वाला सतत ज्वालायमान रही। उन्हीं में से एक महंत अवैधनाथ जी थे। और जब इस राष्ट्र के ऊपर इस प्रकार के अनिश्चय के, अंधकार के, आतंक के बादल छा जाए और ऐसा लगे कि अब आगे कोई स्थान नहीं है, यानी एक ऐसा दौर था, शायद आप लोगों में से बहुतों को पता हो कि मुगल शब्द सिर्फ हिंदी या फारसी या उर्दू में नहीं है, अंग्रेजी में भी, और उसका मतलब होता बड़ा और शानदार। क्योंकि जो मुगल साम्राज्य था अपने समय में विश्व का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे धनवान साम्राज्य था। और जब तलवार के साथ साथ कूटनीति के द्वारा भी संपूर्ण भारत के ऊपर एक छत्र अधिकार करने का प्रयास किया था सम्राट अकबर के समय में, उस समय अपनी युक्ति, साहस और प्रतिबद्धता के द्वारा उसको चुनौती देने का काम महाराणा प्रताप ने किया था। और तो अगर इन दो महापुरुषों का संयोग है तो आप समझिए इनसे प्रेरणा हम लेंगे, तभी स्वतंत्रता के अमृत काल के अमृत की प्रथम अनुभूति हम कर पाएंगे। क्योंकि कहा गया था कि जमा सके अधिकार नहीं, तनिक खिलजी लेकर हथियार नहीं, और ठहर सकी इस पर क्षणभर अकबर की भी तलवार। हम इसको क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि महाराणा प्रताप जी की जो प्रेरणा है वो आज भी भारत के बच्चे बच्चे के हृदय में जीवंत है। और इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि चाहे हमारे पर्वत हो या वृक्ष हो, उन सभी में वो चेतना दिखाई पड़ती है। मानो मुझे यह पंक्ति याद आती है कि मौन मौन गिर कहते हिलमिल गाथा वीर जवानों की, एक एक पत्थर कहता है करोड़ कथा बलिदानों की, तरु के पत्ते पत्ते पर अंकित राणा की अमर कहानी है, और मिट्टी नहीं पर्वत पर से चेतक की चरण निशानी। तो वो निशानियां हमें निरंतर प्रेरणा देती हैं और उसे आधुनिक युग में उद्भासित करने का कार्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी जैसे महापुरुषों के द्वारा किया गया। और तभी हम वह स्थिति देख पाए हैं जिसे हम आज स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव में मात्र एक सप्ताह 15 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब हमने 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण किए, तो आपको ध्यान हो उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्ष यह स्वतंत्रता का अमृत काल है, क्योंकि जब हम 100 वर्ष पूरे करेंगे, शताब्दी वर्ष, तब भारत को उस स्थान पर पहुंच जाना चाहिए जो हमारा भवितव्य है। क्या भवितव्य है हमारा? हमारा भवितव्य वो है जो हम सदा सर्वदा से थे,
यानी हम सोने की चिड़िया भी थे और जगत गुरु भी, ज्ञान विज्ञान में भी आगे थे, समृद्धि शक्ति में भी आगे। इसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। आप में से बहुतों ने चाहे सुना हो, एक संगठन है OECD कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें पहले 38-40 देश होते थे, अब करीब 50 से अधिक देश हैं, और ये विश्व की आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में अपना एक सर्वेक्षण देता है, और उसका ये कहना है कि 2048 तक पेइंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। पेइंग पावर पैरिटी समझते हैं क्या होता है? यानी आपको अपने देश में किसी चीज को खरीदने में जो पैसा लगता है उससे आपकी क्रय क्षमता की। उदाहरण के लिए, अगर आज एक पानी की बोतल आप खरीदते हैं तो 10 रुपए की मिलती है ना, तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर अगर आप देखें तो ये 12 सेंट हुआ, पर अमेरिका में 12 सेंट में कोई बोतल नहीं मिलती, $1.5 में मिलती। $1.5 का मतलब 120 रुपये हुआ आज के साथ। हमारे 120 रुपए की बोतल नहीं मिलती, तो वहां एक बोतल लेना है तो रुपए के हिसाब से 120 है, डॉलर के हिसाब से 1.5 है। हमारे यहाँ लेना है तो रुपए के हिसाब से 10 है। इसे कहते हैं समान घर के अंदर की क्रय क्षमता के आधार पर यदि करेंगे, वो कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। और मुझे याद है आज से 10 साल पहले डिस्कवरी चैनल पे एक माइकल वुड्स स्टोरी ऑफ इंडिया आई, जिसमें उसने कहा, जैसे आपने भी सुना होगा ना, 1 दशक के अंदर हम चीन को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे बड़े देश बन जाएंगे जनसंख्या में। तो उसने कहा कि बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी, यानी इस शताब्दी के मध्य आते आते इंडिया बिगेस्ट नेशन तो बन ही जाएगा, और अगर अर्थव्यवस्था सही दिशा में रही तो ये रिचेस्ट नेशन भी बन सकता है। उसने अंग्रेजी में बोला कि बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी इफ एवरीथिंग गोज इन राइट डायरेक्शन, इंडिया विल बी द बिगेस्ट and the richest nation on earth। ये महत्वपूर्ण नहीं था। उसने कहा the place at which it remained most of the time in the history, अर्थात हम सबसे बड़े और समृद्ध राष्ट्र होंगे। महत्वपूर्ण था उसका इतिहास के ज्यादातर समय हम जिस मुकाम पे रहे हैं, यह महत्व। तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने अवधारणा दी है कि 25 वर्ष के बाद करना है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी आधार के है, बिना किसी तथ्य के। तो हमें इस अमृत काल में जो संकल्प लेना है और जो बातें ध्यान रखनी है, उसे आपको ध्यान हो तो 5 प्रण उन्होंने कहा। पहला प्रण क्या है? भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। दूसरा प्रण क्या है? गुलामी की मानसिकता की हर चीज को छोड़ देना। तीसरा क्या है? कि अपने विरासत पर गर्व करना। चौथा है अपने अंदर एकता की भावना को सुदृढ़ करना है। और फिर 5वां ये है कि हम सबको अपना कर्तव्य देना। अब आप आइए, कोई कहेगा कि साहब आपने ये कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखिए, इस विषय के विस्तार में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आप सभी ज्यादातर यहाँ युवा बच्चे बैठे हुए हैं। देखिए, अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो क्या चाहिए? अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड, रेल, एयरपोर्ट, अन्य प्रकार की चीजें। आपने देखा कि हमने सत्ता में आने के बाद सब कुछ पिछली सरकारें कर रही थी, उनसे ज्यादा किया, उनसे बेहतर किया, उनसे ट्रांसपेरेंसी के साथ किया, बगैर किसी आरोप लगे हुए। बताइए, मात्र 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट थे? 2, लखनऊ और वाराणसी। अब कितने हैं? 7। तो अंतर तो दिखा ना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली से लेके मेरठ का वो देखिए वो बन रहा है, जेवर में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। परिवर्तन भी दिखाई पड़ रहा है, ये करना। परंतु केवल इतने से हो जाएगा क्या? दूसरा उदाहरण देता हूँ। विकसित राष्ट्र बनना है तो बिजली की आवश्यकता तो है ना। बिजली कहां से आती है? हमारी सबसे ज्यादा बिजली आती है, लगभग आधी बिजली 44-45% कोयले से आती है। अगर आप कोयले से ही यह टारगेट रखेंगे कि हम अगले 20-25 साल में सबको बिजली दे देंगे, तो एक तो व्यवहारिक दृष्टि से मुश्किल है, दूसरा कोयले का रिजर्व आपके पास कितना है, और तीसरा कोयले से बनने वाली बिजली से कितना पर्यावरण प्रदूषण होता है। पूर्ववर्ती सरकारें ठिठक रह जाती कि इतना ही कर पाएंगे। परंतु आप देखिए कि यदि आप युक्ति से सोचें तो इस देश को कहां से कहां ले जा सकते हैं। हमारे इस देश के नक्शे को जाएं। एक है पश्चिमी इलाका, एक है पूर्वी इलाका। पश्चिमी इलाके में क्या है? राजस्थान, गुजरात, तो आजकल वहां पानी ज्यादा गिर रहा है।
मगर सामान्यतः वहां पानी कम गिरता है, धूप ज्यादा चमकती है। पूर्वी इलाका, पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, यहाँ क्या है, खूब पानी गिरता है। खासकर आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा में चले जाए, नदियों के पाट चौड़े हैं, तो चुनौती क्या है, बाढ़ है। अब यहां पे सोचा गया यदि दोनों जगह चुनौती है तो हम इस चुनौती को किस प्रकार से अवसर में बदल सकते हैं। यदि जहां पर पानी कम गिरता है और वहां पे सूरज ज्यादा चमकता है तो क्यों ना सौर ऊर्जा के ऊपर ध्यान दिया जाए और सोलर पैनल्स को बनाकर सोलर एनर्जी में आगे बढ़ने का विचार किया। और हमने टारगेट रखा 2030 तक 300 गीगावाट एनर्जी सोलर की होगी और यह संकल्प भारत सरकार का है कि 2047 तक हम अपनी सारी पावर यानी सारी एनर्जी, क्लीन एनर्जी, जिसमें सौर ऊर्जा होगी, हाइड्रोजन एनर्जी होगी, पवन ऊर्जा होगी, इस प्रकार की एनर्जी से लेंगे। यानी कोयले की एनर्जी से हम मुक्त होंगे। कोयला और लगाकर एनर्जी नहीं बनाएंगे, कोयले से कैसे मुक्त होंगे वो देखेंगे। अब पूर्वी इलाके में अगर बाढ़ का खतरा है, खूब पानी बढ़ता है, तो क्यों ना वहां पर किनारों की ड्रेजिंग करके उसे और गहरा कर लिया जाए ताकि आसानी से उसमें जहाज भी चल सके। तो इनलैंड वाटरवेज कम्युनिकेशन यानी जल मार्ग से परिवहन की व्यवस्था की जाए। और जल मार्ग से जो परिवहन होता है तो सड़क और रेल के मुकाबले 1/10 खर्चा आता है और 1/10 प्रदूषण होता है। और आपने देखा 2019 में पहली बार वाराणसी से लेके हल्दिया तक परिवहन गुड्स का यानी मालवाहक जहाजों के द्वारा प्रारंभ हो गया। ये एक तरीका था। अब इसके आगे सिर्फ इतनी सोच नहीं कि सोलर एनर्जी बढ़ानी। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा सूरज हमारे पूरे क्षेत्र में रहता है, कुछ उत्तर के इलाकों को छोड़ दें, तो हमने क्या किया, ये पूर्ववर्ती सरकारों के दिमाग में नहीं आया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका केंद्र कहां बना, भारत में, दिल्ली के पास बना। ये कल्पना किसी ने नहीं की होगी कि सोलर एनर्जी में हम वर्ल्ड के लीडर बनकर स्थापित होंगे और तब हम वर्ल्ड को गाइड करेंगे। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। आप सब लोग विद्यार्थी हैं, आपको पता होगा सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा हमारी किस चीज में होती है, पेट्रोलियम के इंपोर्ट, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा जाती है। तो अगर आप देखें तो हमने क्या सोचा, एथेनॉल जो बनता है, जो गन्ने से भी बनता है, जो गेहूं से भी बनता है। गन्ना सबसे ज्यादा कहां पैदा होता है, दो ही देशों में, क्यूबा में और भारत। भारत में सबसे ज्यादा कहां पैदा होता है, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र। तो हम लोगों ने गन्ने से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया को शुरुआत किया और जब हमारी सरकार आई उस समय 1% ही सिर्फ पेट्रोलियम में एथेनॉल का मिक्सचर था। आज हमने 10% तक कर लिया है और लक्ष्य है कि 2025 तक 20% एथेनॉल का मिक्सचर है। अब ये 10% जो हमने पेट्रोलियम में एथेनॉल का मिक्सचर किया है, इससे हमें 3 प्रकार का लाभ। पहला, लगभग 42,000 करोड़ रुपए की हमारी विदेशी मुद्रा बची, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव कामों में लगा सकते हैं। दूसरा, पेट्रोलियम के मामले में हम 20% आत्मनिर्भर हो गए, बाहर से तो नहीं चाहिए ना हमको। और तीसरा, प्रदूषण भी हमने 20-25% कम करने का कोशिश करें। तो अगर प्रकृति ने हमें यहाँ दिया है तो हम उसका क्यों नहीं उपयोग सकारात्मक ढंग से करें। आपने अगर ध्यान दिया हो तो इसी बजट में हाइड्रोजन एनर्जी के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था है। ये क्या है, ये वो है कि भविष्य में ऊर्जा के जो नए नए आयाम उभर के सामने आएंगे तो क्यों ना हम उसमें से हाइड्रोजन एनर्जी के लिए भी व्यवस्था करते हैं। तीसरा उदाहरण आपको देने का प्रयास करता हूं। आप सभी जानते हैं कि दूसरी सबसे बड़ा खर्चा किस पे आता है, और एक आम मध्यम वर्ग से लेकर गरीब वर्ग को जीवन में सबसे बड़ी चिंता क्या रहती है, बीमार पड़ गए तो हजारों रुपए का खर्चा आएगा, दवा दारू खर्चा कहां से आएगा। तो पहले तो सरकार ने यह व्यवस्था की कि आयुष्मान भारत योजना दी। अमृत काल में देखिए आधार कैसे तैयार हो। पहले तो ये कि सबको हम इंश्योर करें, मगर इसके बाद भी आप ये समझिए दवाओं का आप कितना इंपोर्ट करें। अगर आप में से लोगों को पता होगा कि अमेरिका में जो रिसर्च करती है संस्था फार्मास्यूटिकल में, उसको कहते हैं फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA, उसने इतना अनुसंधान कर रखा है कि अगर हम चाहें कि केमिकल फार्मास्यूटिकल में उसकी बराबरी करेंगे तो शायद 25-50 साल भी लग जाएंगे, हम बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो रास्ता क्या है, रास्ता ये है कि हमने बजट में व्यवस्था की कि जो मेडिसिनल प्लांट यानी औषधीय पौधे, उसके उत्पादन पर हम जोर देंगे। भारत में तमाम ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, जहां पर अभी तक केमिकल फर्टिलाइजर नहीं प्रयोग किया गया है कृषि में, तो वहां पर हम उसको उगाएंगे
और उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए गंगा के मैदान के दोनों तरफ सिर्फ औषधीय जो पौधे उनको उगाने के लिए 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की, ताकि अब आप देखिए डॉक्टरों के पास आप जाते होंगे तो क्या होगा, बच्चों को तो नहीं याद होगा, हम लोग अपने बचपन में वो बातें सुनते थे, लोग कहते थे आज से 50-60 साल पहले, अरे ये फूल पत्ती खाने से कोई इलाज होता है क्या, जड़ी बूटी लेने की बात कर रहे हैं, नीम हकीम खतरा है जा, अरे हम एडवांस एज आ गई, साइंटिफिक बनो, एडवांस बनो, टेरामाइसिन, क्लोसिन, मेटासिन ये सब खाओ। 50 साल में आ गए कहते हैं हर्बल मेडिसिन खाओ, केमिकल मेडिसिन मत खाओ, और जो हर्बल है यानी जो वनस्पति से बना है वो खाओ। तो अब हमने क्या किया, अगर हमारे पास है तो क्यों ना हम उसे उगाएं, एक तो हमारी निर्भरता उस पर कम होगी, दूसरा हम उसके उत्पादक भी बनेंगे, निर्यातक भी बनेंगे। और सिर्फ इतना नहीं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक केंद्र बना, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी दुनिया में परंपरागत औषधीय व्यवस्थाओं का एक केंद्र बना, और एक बार फिर उसका केंद्र कहां बना, विश्व का केंद्र भारत में, यानी हम लीड करेंगे औषधीय पौधों को बनाने में, यह महत्व। दूसरा काम क्या किया, आने के साथ ही योग को स्थापित। अब देखिए अगर हम योग अच्छे ढंग से करें तो 75% मामलों में हमें बीमारी होने की संभावना ही नहीं है। बचे 25% में जिसमें होगी उसमें 20% आप औषधीय पौधों से ले सकते हैं, केवल 5% जिसमें कोई बहुत कैंसर ग्रोथ जैसी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, जहां पर आपको फार्मास्यूटिकल की जरूरत होगी। तो सोचिए विजन है आने वाले 20-25 साल आगे का, कि अगर हम इस पे चलेंगे तो 95% मामलों में हमको फार्मास्यूटिकल्स की वो जरूरत नहीं होगी जो FDA हमसे बहुत आगे है, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर अपने जो लगा रखे रिसर्च में, वो आपको मुबारक। हम उसका आधार बदलकर भारत के विकास का एक नया मार्ग दे। ये मैंने सिर्फ 2 उदाहरण आपको इसलिए दिए ताकि आप ये समझ सके कि हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो किस आधार पर बनना है। सिर्फ अंधानुकरण करके नहीं कि पश्चिम को फॉलो करते चले जाएंगे, आप फॉलोअर होंगे, समृद्ध देश बन सकते मगर टॉपर नहीं बन सकते। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, आप लीडर नहीं बनते, कोई बच्चा बैठ के किसी अपने साथी की नकल कर रहा हो तो नकल करके वो अच्छे नंबर तो ला सकता है, अगर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता। तो नकल में हूं तो आपसे आगे ही होगा ना, तो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। तो अगर हमें वर्ल्ड लीडर बनना था तो वहां की टेक्नोलॉजी की नकल करके नहीं, टेक्नोलॉजी का पैराडाइम बदलना। तीसरा उदाहरण देता हूं आपको कि अगर बदलाव होना था तो क्या, हम आत्मरक्षा के क्षेत्र में जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी मजबूत नहीं होगी, सेना मजबूत नहीं होगी, डिफेंस मजबूत नहीं होगा, सारा विकास बेकार है। देख रहे हैं ना, यूक्रेन पर रशिया ने अटैक कर दिया, या फिर ये 30 साल पहले कुवैत पे ईरान ने हमला कर दिया, सब बेकार। हम देख चुके 62 में चीन हमसे इसलिए भारी पड़ गया। सबसे पहले क्या करना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और सबसे प्रमुखता के साथ रक्षा क्षेत्र। कैसे, कभी आपके मन में विचार नहीं आया कि ये देश मिसाइल बना सकता था पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता? हम आयात करते थे। ये देश सैटेलाइट बना सकता था मगर हम चंद्रयान बना लेते थे, मगर फाइटर प्लेन नहीं बना सकते। यानी चंद्रमा तक जाने का अंतरिक्ष यान बना सकते हैं और वायुयान नहीं बना सकते। बात तर्क संगत लगती है क्या? हमारे वैज्ञानिकों में, इंजीनियरों में इतनी क्षमता नहीं थी। सब बिल्कुल आकार की बात है। वास्तविकता यह है कि हम बनाना नहीं चाहते। और अब हमने आत्मनिर्भर होना शुरू किया। भारत में सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में एसॉल्ट राइफल भी बन रही है, अब मिसाइल्स भी बन रही हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों ने शायद पढ़ा हो कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मध्यम दूरी की जो मिसाइल है, उसको भारत एक्सपोर्ट यानी निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला ऑर्डर फिलीपींस से, हम उस स्थिति में आए। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो डिफेंस कॉरिडोर बनाए 2 जगहों में बनाए, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। आप समझिए उस ब्रह्मोस मिसाइल का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही बनेगा। आप सभी लोग सोचिए, एक दौर था उत्तर प्रदेश में कट्टे बना करते थे, अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनकर एक्सपोर्ट होगी। क्या इतना बड़ा परिवर्तन का दृश्य किसी को दिखाई नहीं पड़ा? जो जरूरी था कि जब तक हम राष्ट्र के लिए
आत्मनिर्भर नहीं होंगे सुरक्षा में, तब तक तो हमारा सारा विकास बेकार, कैसे विकसित राष्ट्र बने? याद करिए, आप में से बहुतों को याद हो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार मैसेज आया था कि आज प्रधानमंत्री जी 12 बजे रात के नाम संबोधन देने वाले, याद है? सब लोग लगा था पता नहीं कौन सा नोट बंद होने वाला है। मगर अगर आप में से लोगों को ध्यान हो कि वो क्या संबोधन दिया था प्रधानमंत्री जी ने? संबोधन ये दिया था कि अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में यानी लोअर ऑर्बिट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको सटीकता के साथ नष्ट करने की क्षमता भारत ने प्राप्त कर ली है, और ये क्षमता प्राप्त करने वाले हम दुनिया में सिर्फ चौथे थे। इसका अंतर जानते क्या है? कोई देश हम पर मिसाइल छोड़ दे और हम उसको ट्रैक कर लें कि आ रहा है, तो हमारी वो सामर्थ्य होनी चाहिए इससे पहले कि वो अंतरिक्ष से वातावरण में प्रवेश करे, हम उसको वहीं पर मारकर खत्म कर दे, तो हमारी सुरक्षा कितनी सुदृढ़ हो सकती है यह आप समझिए। ये करने का प्रयास करते हैं। मैंने सिर्फ 3 उदाहरण इसलिए दिए कि अगर हम विकसित राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसे ही नहीं बढ़ रहे हैं, उसके बहुत सारे आधार। उससे पहला आधार 2014 में सबसे पहले 46 करोड़ गरीब लोगों को जनधन अकाउंट दिया। जब तक आधी से ज्यादा जनता इकोनॉमिक सिस्टम से कनेक्ट ही नहीं होगी तो फिर क्या विकसित होगी? फिर गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के द्वारा गैस, हर गांव को सड़क से जोड़ा, हर गांव को बिजली से जोड़ा, 2026 तक हर घर में नल से पानी, फिर हर व्यक्ति को 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के बाद, यानी तो जीवन के मूलभूत आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, ये पहले दिया, फिर राष्ट्र को मजबूत करना। मगर सेना कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जब तक हम मनोबल नहीं मजबूत होगा तो कैसे सुरक्षा करेंगे? उदाहरण के लिए आपने देखा अफगानिस्तान एक ऐसा देश जिसके पास अपनी एयरफोर्स भी नहीं थी, और अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली टेक्नोलॉजिकली एडवांस मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्मी लेके 15 साल के बाद मुंह लटका के बाहर। उससे पहले 11 साल रूस रहा, 1980 से 91 में मुंह लटका के बाहर। क्यों? एक अद्भुत उनके अंदर लड़ने की क्षमता थी कि हर कदम पे आदमी खड़ा है, सर कटा सकते लेकिन सर झुका सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमारे मन का वो भाव जिसमें एक ऐसा वातावरण पिछले 60-65 सालों में बना था, 2014 से पहले, एक अटल जी के दौर के 6 साल छोड़ गए कि देखिए दुनिया में कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है, क्या होता है? कमजोर आदमी कहता है कि बड़ा ताकतवर हमको सता रहा है, और कमजोर आदमी जाके शिकायत करता है, देखिए साहब हमें सताया जा रहा, मेरी रक्षा करें। यहाँ विचित्र, हमारा पड़ोसी देश कमजोर था, हम बड़े थे, हम ताकतवर थे, और हमसे ये कहते थे हमें सता रहा है। तो हमारी छवि क्या बनी हुई थी? एक सॉफ्ट स्टेट। हमने आने के बाद उसको चेंज किया, वो सॉफ्ट स्टेट की बजाय हमें दिखाया जरूरत पड़ेगी तो सर्जिकल स्ट्राइक भी होगी, जरूरत पड़ेगी तो बालाकोट भी होगा। और आप लोगों को अगर ध्यान हो तो पहली बार ऐसा मौका आया पिछले 8 साल, पहले 8 साल है जब हमने पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग किया ही नहीं। आप कहेंगे नहीं किया तो कौन सा कद्दू में तीर मार किया? बताएं क्या किया? आपको याद हो इमरान खान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली में कहा था इससे ज्यादा तो खतरनाक गवर्नमेंट नहीं आई है कभी पाकिस्तान के लिए, और ये बालाकोट में जो किए थे उससे ज्यादा कुछ खौफनाक करने की सोच रहे हैं। याद करिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी संसद में दिया गया बयान कि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दीजिए, शाम तक वरना 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। ये तो कभी 1971 में सुनने को नहीं मिला था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या आर्मी चीफ ये कहे कि पैर कांप रहे थे उनके। तो यह हमने हासिल किया, और वो क्यों हासिल किया इसको आप ऐसे समझिए, हमारे अंदर तो वो क्षमता थी, हम अनादिकाल से आज तक बचे रहे इसलिए कि हमारे अंदर एक अद्भुत संघर्ष क्षमता है। आपके विद्यालय का नाम है महाराणा प्रताप महाविद्यालय। महाराणा प्रताप के ही जीवन से वो प्रेरणा मिलती है जो बालाकोट में और जो उरी में करके दिखाया कि कहने को तो राणा कहने वैश्य कहा थे, हम राणा साहेब पौरुष अभी तो नहीं पूछा। अरे जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा प्यारे, कायरता का खोल तन मन से उतारिए, और आतंक जो मिटाना चाहते हो तो लोग गांठ बांध, कोई एक मारे आप 10-20 मारे। तो भारत का एरा सॉफ्ट स्टेट खत्म हो गया। अब शांति के कबूतर पहले बहुत होते,
अब हम तो लखनऊ के रहने वाले हैं, हम लोग यहाँ कहावत होती है, अमा मियाँ वो दिन लग गए जब उस्ताद लड्डू का फाटे उड़ाया करते। तो अब हमने वो फाटे उड़ाने वाले दिन उड़ा दिए और हमने कहा राष्ट्र का जो हित होगा उसके लिए हम बिल्कुल सामने आगे रहेंगे। और उसके लिए हमें अपनी महान संस्कृति से भी जोड़ रखना। अगला उन्होंने क्या कहा, गुलामी की मानसिकता से बाहर महान संस्कृति से जोड़ के रखना। वो महान संस्कृति हमें ऐसा दिमाग में बैठा दिया गया कि हम सिर्फ उदारता, अहिंसा, इसके अलावा उदार हैं, हम जबरदस्त उदार हैं, और उदारता और को कायरता की सीमा तक मत ले जाए, अहिंसा को आत्मसमर्पण की सीमा तक मत ले जाए। इसलिए हमने वो भी करके दिखाया। मतलब ऑन द लाइटर नोट कहें, बहुत दिन हम ये भजन सुने, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैदनिया। निश्चित रूप से भगवान राम का यह बाल स्वरूप मोहक है, सुंदर है, आकर्षक है, पर बहुत दिन ये सुन लिए ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैदनिया, पर जरूरत पड़े तो वो भी दिखाना पड़ेगा कि थमक चलत रामचंद्र हाजत पैदनिया। वो भी जरूरी था इस राष्ट्र को आगे उठाने के लिए। तो हमने सिर्फ आपको बताया ऊर्जा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, नई संभावनाएं टेक्नोलॉजी की होंगी, आत्मरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और आत्मरक्षा का मनोविज्ञान, ये सब मिलकर विकसित राष्ट्र का है। अब अगर हम कहें कि विरासत, हम गुलामी की मानसिकता और दिखाएं, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। महाराणा प्रताप के नाम पर महाविद्यालय है, क्या हमने इतिहास में पढ़ा? महाराणा प्रताप लड़ाई हार गए, यही पढ़ाया गया ना। अब ये बताइए, कोई राजा लड़ाई हार गया, इसके 4 डिफाइंड पैरामीटर्स। नंबर 1 वो मार दिया गया हो, नंबर 2 बंदी बना दिया गया हो, नंबर 3 उसने टैक्स देना स्वीकार कर लिया हो, नंबर 4 दरबार में जाकर हाजिरी लगा दी। इन चारों में से क्या काम किया था महाराणा प्रताप ने? जब कुछ नहीं किया था तो आपने कैसे निष्कर्ष निकाल दिया कि हार गए? ये है गुलामी की मानसिकता। एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं V.S. नायपॉल, जिनको 2003 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने ये लिखा कि भारत दुनिया का एक ऐसा विचित्र देश है जहां राष्ट्रवाद को पोषित करने वाला इतिहास नहीं, राष्ट्रवाद को कमजोर करने वाला इतिहास बनाया। ये एक ऐसा विचित्र देश है जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता। उन्होंने कहा उससे भी ज्यादा विचित्रता यह है कि विदेशियों में भी जो इसके दुश्मन थे, जिन्होंने इस पर हुकूमत की, उनके लिए इतिहास को प्रामाणिक मानता है। हम वेनसॉन्ग फाहियान ने क्या लिखा इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते, विंसेंट टेस्ले, जॉन मार्शल ने क्या लिखा उसको प्रामाणिक मानते हैं। आगे उन्होंने कहा ये दुनिया में, कहीं भी दुनिया में दूसरे देश में इतिहास होता है तो कोई भी युद्ध हो, एक ही राजा को वो देश महान मानता है, चाहे वो राजा हारा हो या जीता हो। कहा परंतु यहाँ विचित्र बात थी, जनता महाराणा प्रताप को महान मानती थी और किताबों में अकबर मान। ये गुलामी की एक मानसिकता है। और यथार्थ क्या है? अकबर के खुद ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि चित्तौड़ जीतने के बाद 30,000 लोगों की खोपड़ी पर खड़े होकर गाजी की उपाधि दी। और यह बात सिर्फ ऐसा नहीं किसी इतिहासकार ने लिखी है, फतेहनामा एक चित्तौड़ में खुद अकबर ने लिखा। फतेहनामा मतलब समझिए जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर जारी होता है कि भाई दिस वर्क हैज बीन एग्जीक्यूटेड, गवर्नमेंट ऑर्डर इज इशूड, उसमें ये लिखा है। मगर इस देश की विडंबना देखिए कि उसको तो महान कहा गया और वामपंथी इतिहासकारों ने, जानते हैं महाराणा प्रताप के लिए शब्द का प्रयोग किया कि महाराणा प्रताप वो फैनेटिक पैट्रियट, यानी एक सनकी देशभक्त थे जिन्होंने देश की एकता के प्रयास में बाधा उत्पन्न। ऐसा विचित्र इतिहास हमको समझाने का प्रयास किया गया। इसलिए जो दूसरा तत्व है कि हम गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आए, वो बहुत आवश्यक है। गुलामी की मानसिकता बहुत विस्तार में जाते हैं, सिर्फ 2 उदाहरण और देना चाहिए। एक और गुलामी की मानसिकता इसके साथ हमारे दिमाग में है, हमें देश तो कभी थे ही नहीं, से लोग आके सेटल होते गए, देश बन गया। हमें याद है हम लोग जब छोटे थे, राजीव गांधी जी के जमाने में कोई जाके चेक कर सकता है, दूरदर्शन के प्रचार के दौरान एक शेर हर प्रोग्राम के बाद सुनाया जाता था, अक्सर शाम के समय। सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान होता। जैसे हम कोई सराय थे, डेरा थे, लोग आके सेटल होते गए, बनते गए, ये दिमाग में रखा गया। जबकि वास्तविकता ये है
कि हम एक ऐसे राष्ट्र थे जहाँ सबसे पहले ज्ञान का उदय हुआ, जहाँ प्रकृति ने सबसे पहले हमें नया संबल दिया और यहाँ से ज्ञान उठा और फिर संपूर्ण विश्व में हमने ज्ञान का प्रसार किया और संपूर्ण विश्व को अज्ञान के शोक से मुक्त किया। जिसे हिंदी के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी की बचपन में पढ़ी कविता मुझे याद है, वो राष्ट्रवाद है हमारा, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। लगे हम जगे लगे हम जगे जगाने विश्व लोक में फिर फैला आलोक और व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट निखिल संस्कृति हो उठी। ये राष्ट्र उसको कहते हैं सराय था, डेरा था, आगे से फिर उठा गया इस गुलामी की मानसिकता से बाहर। एक और उदाहरण देना चाहता हूं, भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक बताया जाता है जाति व्यवस्था यहाँ बहुत प्रकार की जाती है। आखिरी जो एथेंटिक जनगणना हुई है वो 1931 में जाति के आधार पर हुई, जिसके अनुसार हिंदू समाज में 4114 जातियां बताई। अब बाद में वो 5,500-6 हजार मानी जाएगी। और कभी आपने ध्यान दिया, इतना थोप दिया गया कि जाति व्यवस्था हमने बनाई। पहले तो आपको पता है कास्ट शब्द कहां से आया? ये कास्ट शब्द अंग्रेजी का नहीं है, ये पुर्तगीज भाषा का शब्द, पुर्तगाली भाषा। और भाई एक धर्म ग्रंथ तो बताओ जिसमें 4114 जातियों का नाम लिखा हो। भाई अगर वो धर्म ग्रंथ से आई तो धर्म ग्रंथ का नाम तो बताइए, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, चलो और लिखा हो और फिर उसकी हायरार्की लिखी हो जो आपने तय कर। भाई लोहार ऊंचे है, सुनार ऊंचे, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? तेली ऊंचे कि माली ऊंचे, ये कहां लिखा है? किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। पता है कहां लिखा है? 1861 में जो पहली ब्रिटिश जनगणना हुई, उसके बाद हर्बर्ट रिस्ले नाम के ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर ने इन जातियों को आइडेंटिफाई किया और यदि 4000 की तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए। भाई 4000 बच्चे होते हैं तो आप क्या करेंगे? आप ABCD के हिसाब से लिखते हैं ना? उसने कहा नहीं, हम हायरार्की तय करें। और हायरार्की कैसे तय की? उस आधार पर तय किया जो पूरी दुनिया में तिरस्कृति नहीं, बकवास सिद्ध हो चुका है। क्या बात है? जिसका माथा ऐसा है तो ऊंचे हैं, जिनकी आंख ऐसी है तो वही है ऊंचे हैं, जिसकी नाक ऐसी है तो वही है, जिसकी ठोड़ी ऐसी है, जिसके कंधे ऐसे हैं, जिसका रंग ऐसा है। यह बात उस जमाने में 150 साल पहले पश्चिम के दिमाग में बैठी हुई थी, वह पूरी तरीके से अब बकवास मान ली गई है दुनिया में, मगर उसके आधार पर बनी व्यवस्था में हमारे यहाँ संघर्ष के बीच हाथ में भोग के रखे गए। ये है गुलामी की मानसिकता। अब आप कहेंगे कि साहब वो स्थिर होके कैसे हो गई? सब लोग अपना पैतृक व्यवसायी को चुनने लगे। पहले तो आप सोचिए, लोहार, सुनार, बढ़ई, चाहे आप देख लीजिए गड़रिया, ग्वाला, जातियां हैं कि व्यवसाय है? तो व्यवसाय था, फिर कैसे हो गया? उदाहरण बताना चाहता हूं। अभी कोरोना काल आया था, हुआ 7 बजे सब अंदर बैठ जाओ भाई, नहीं पढ़ाई लिखाई काम धंधा बंद, तो जो जहां था वहीं पर स्थिर हो गया। भाई बाद में पास कर दिया गया, क्लास भी तो नहीं पढ़ा, काम धंधा भी तो नहीं हुआ। वैसे ही समझिए, अगर खुशहाल आ जाए तो आप जहां पे हैं वहीं पे स्थिर हो जाते हैं, फिर आप रिपोर्ट हो गया, आगे पीछे जाने का स्कोप ही नहीं है। ऐसा ही घोर अंधकार एक दौर आया हमारे देश के शताब्दियों में, तो जिसमें जो जहां था वहीं पे जड़ हो गया और उसको पूरी तरीके से हमारे ऊपर आरोपित कर दिया गया। और यह बात मैं इसलिए प्रमाण के साथ कहता हूं कि किसी विदेशी के द्वारा लिखा गया पहला ऑथेंटिक जो रेफरेंस माना जाता है। अब देखिए, कुलपति महोदय यहाँ बैठे हैं, स्वयं इस विषय के गहरे जानकार हैं। वो सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक है मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका। उसने भारत के बारे में लिखा है। इंडिका पुस्तक आज उपलब्ध नहीं, मगर उसके उदाहरण तमाम जगहों पे हैं। तो वो पुस्तक थी और जो उदाहरण उपलब्ध है उसमें जानते हैं भारतीय समाज के बारे में भी लिखा है। और वो लिखता है भारतीय समाज की विशेषता ये है कि यहाँ यूनान के समाज के समान कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका शोषण किया जाता हो। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लिखा, 2400 साल। 4वीं शताब्दी में एक फाइयान आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, और फाइयान का जो वर्णन है जो चाइनीज भाषा में लिखा गया और उसका लंदन में ट्रांसलेशन हुआ, ट्रेवल्स ऑफ फाइन, और न्यूयॉर्क प्रेस ने उसको प्रकाशित किया। इसमें भारत कहीं नहीं है और संघीय भाजपा तो कोई नहीं है, इसने ट्रांसलेशन किया है। वो भी यही लिखता है कि भारतीय समाज में किस प्रकार की अद्भुत समरसता है। 8th सेंचुरी में वेलसॉन्ग भी आकर इसी प्रकार की बात लिखता है। 10वीं शताब्दी के बाद बदलना शुरू होता है वातावरण,
और जब भारत में 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद गुलामी का विचार और गहराई से आता है, हमारी व्यवस्थाएं टूट जाती हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन समाप्त हो जाते हैं, विश्वविद्यालय नष्ट हो जाते हैं, स्कूल समाप्त हो जाते हैं, व्यवसाय नष्ट हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है, तब ये सारी चीजें आई। इन बातों को गहराई से जाके पढ़िए, देखिए, तो ये समझ में आएगा कि क्या सत्य था, क्या असत्य था और किस प्रकार की बात बताई। एक और उदाहरण बताना चाहता हूँ। कहा गया साहब हमारे यहाँ तो ज्ञान अच्छा था, मगर वेद जो थे वो श्रुति परंपरा माने जाते, लिखना नहीं आता था ना, इसलिए बोल बोलकर आगे दिया। ये बताइए, हमने नक्षत्रों की गणना करके दिखा दी, हमें लिखना नहीं आता था। हमने उपनिषदों का वो ज्ञान दिया, हमने ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, आयुर्वेद, वास्तु सब कुछ दिया, हमें लिखना नहीं आता। वह तर्कसंगत लगती है क्या? ये कोई कहे तो ये मूर्खतापूर्ण नहीं है, पागलपन लगता है। इतना भारी ज्ञान देने वाले लोग लिखना नहीं जानते। 18 अक्षौणी सेना की गणना बगैर लिखे होती। वास्तविकता ये है, हम लिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब आप एक लेवल से ऊपर चले जाते, जैसे आज आप सब लोग बच्चे हैं, क्या कहते हैं, भाई हार्ड कॉपी भेजो या सॉफ्ट कॉपी भेजो, तो खट 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 सॉफ्ट कॉपी भेजते हैं। आपके फोन में कई हजार पन्नों के बराबर की वो चीज है। अब आज से केवल आप 50 साल पहले कहते हो क्या बकवास कर रहे हो, इस डिवाइस के अंदर 10,000 पन्ने का ज्ञान कैसे हो सकता है? और वो है, और इतना ही नहीं है, नेटवर्क से कनेक्टेड है तो हजारों पन्नों, लाखों पन्नों का ज्ञान है। तो उस जमाने में हमारे यहाँ ये समझाने का प्रयास इसलिए कि हम उस अवस्था में थे, वो एक ऐसी एक्सक्लूसिव मॉडिफाइड चीज थी जो बोलकर ही समझाई जाती। जैसे संगीत के राग आप किसी को लिख के समझा सकते हैं? नहीं, स्वर गा कर ही समझाया जा सकता है। और हमारे यहाँ सारा का सारा ज्ञान एक मैथमेटिकल फार्मूले की छंदों में। और जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, जैसे उदाहरण के लिए ध्वन्यात्मकता ऐसी थी, जैसे शिव तांडव स्त्रोत है ना, कवि गलत जलत पावा पावितस्थले गले वदम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, आगे डमट 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 निनादवट डमरमयम चकार चंड तांडव तनोतुना शिवाशिवम। ये किसी को लिख के समझा सकते हो क्या? बोलकर ही समझाया जा सकता। दूसरा भी तो साइंस वहां तक पहुंची नहीं। बोलने के जो सोनोग्राफिक इफेक्ट है, जो वेव्स का इफेक्ट है, वो उनको पता ही नहीं है अभी। इसलिए हम कह रहे हैं, जिन्होंने हमको ये मानसिकता हमारे ऊपर डाली, हमें लिखना नहीं आता था, उससे भी बाहर आने की जरूरत है। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक दो विषय और आपको बताना चाहता हूं। यदि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है, तो हमारी स्वतंत्रता के लिए सबने बहुत संघर्ष किया, परंतु यह अभी ईमानदारी से सबको श्रेय मिलता है। यदि एक आंदोलन था, जो राजनीतिक आंदोलन था, जो गोखले, तिलक, गांधी जी, नेहरू जी, इनके नेतृत्व में चल रहा था, उसका योगदान है, तो वो क्रांतिकारी आंदोलन, चाहे बंगाल में सूर्यसेन, बाघा जतीन, शकीलनाथ सान्याल हो, या उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल हो, और या फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हो, अभी योगदान है। तो जो एक सैन्य अभियान था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में किया, उसका भी योगदान है। और आपको एक बात कहूं, यहाँ गोरखपुर में शायद उनको अशफाक उल्लाह खां जी को यह फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल जी को। राम प्रसाद बिस्मिल जी को जब फांसी दी गई और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में दी गई, किस कारण के लिए? काकोरी में, लखनऊ के पास काकोरी में ब्रिटिश सरकार का खजाना कैप्चर कर लिया था। और आपको पता है उनके खिलाफ सरकारी वकील कौन? सरकारी वकील थे कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुंडा। और वो कहते हैं स्वतंत्रता का आंदोलन हमने किया। ये बताइए, आज बहुत आरोप लगता है हम लोगों पे कि आपका मात्र संगठन क्या है? मात्र संगठन आपका आरएसएस है। कैसा हम मान लिया? हमारे दोनों प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रचारक रहे, और आरएसएस के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर केशव राव बलीराम गढ़गेवार। दूसरे कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एक अंग्रेज अफसर एलन ऑक्टोवियम ह्यूम। तो आपका मात्र संगठन क्या हुआ? अंग्रेजों की सरकार। और एक फैक्ट जो आप में से जिन्होंने इतिहास विषय पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा होगा उन्हें नहीं पता होगा, भारत में की स्वतंत्रता की डेट क्या तय हुई? 15 अगस्त 47 नहीं तय हुई, 30 जून 1948 तय हुई।
तो ये 11 महीने प्रीपोन क्यों कर? और नेहरू जी 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने, 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला। अगर 30 जून 1948 करना था तो ये 11 महीने प्रीपोन क्यों कर? इसका कारण जानते हैं क्या है? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, जो पकड़े गए, उनके ऊपर लाल किले में मुकदमा चला। उसको देखकर ऐसा असंतोष पनप रहा था कि उस समय ब्रिटिश आर्मी का जो कमांडर इन चीफ है, उसका नाम क्लॉड मैकिनले करके था, वो 24 नवंबर 1945 को वाइसराय को पत्र लिखता है कि भारतीय सेना में भारी असंतोष है और राष्ट्रवाद की भावना इन सैनिकों में आती जा रही है, इन पे अब भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें अब यहां से जितनी जल्दी हो सके एग्जिट करने की व्यवस्था करनी चाहिए। और आपको पता है उस समय हमारे सैनिक थे 25 लाख और ब्रिटिश सैनिक यानी अंग्रेज सैनिक थे 40,000, तो वो 40,000 25 लाख को नियंत्रण नहीं कर पाए। वो 24 नवंबर 1945 को चिट्ठी लिखता है, जनवरी 46 में कैबिनेट मिशन प्लान होता है और उसके बाद फिर वो 12 फरवरी 1946 को दूसरा पत्र लिखता है कि अब तो मेरी ये इंफॉर्मेशन है कि इन पर रत्ती भर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो मामला थोड़ा विस्फोटक होता जा रहा है। और 18 फरवरी 1946 को नौसेना में बड़ी अपराइजिंग होती है बॉम्बे में और 2 दिन के अंदर कलकत्ता से कराची तक और बॉम्बे तक 20,000 नौसैनिक खुलेआम विद्रोह करके आगे आ जाते हैं। 100 से अधिक नेवल शिप्स कैप्चर कर लिए जाते हैं, अंग्रेजों के हाथ पांव फूल जाते हैं और उस समय गोपनीय संदेश भेजा जाता है सारे ब्रिटिश अधिकारियों को कि वो सब अपने अपने परिवारों को जितनी जल्दी हो सके कराची या मुंबई पहुंचा दें ताकि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी उनको यहां से निकाला जा सके। और वो ब्रिटिश अधिकारियों को मानने से इनकार कर देते हैं। आखिर में कांग्रेस के नेताओं को सरदार पटेल और नेहरू जी से उन्हें अनुरोध करना पड़ता है कि आप इन सैनिकों को समझाइए। फरवरी के अंत में उसको शांत कर पाते हैं। तुरंत मार्च में डेट फिक्स करके 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बना दिया। साफ समझ में आता है कि स्वतंत्रता किसके कारण से मिली और अगर हम अन्यथा न लें तो 4 मार्च 1931 को इरविन के साथ पैक्ट हुआ था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 तक 42 का भारत छोड़ो आंदोलन छोड़कर कोई आंदोलन ही नहीं हुआ 15 साल, बगैर आंदोलन हो गया आजादी मिल गई और आंदोलन में 2 महीने में सब कुछ बंद हो गया और 1942 में ही आंदोलन को शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को शुरू हो गया। वही मौका था जब ब्रिटेन ने अटैक कर दिया था। 40 में आते आते फ्रांस पे हिटलर कब्जा हो गया था। 41 आते आते लंदन पे बम्बार्डिंग शुरू हो गई थी, पर्ल हार्बर हो गया था। मौका था, हम क्यों नहीं आगे बढ़े? 42 में इसलिए आगे बढ़े क्योंकि तब तक आजाद हिंद फौज बन के खड़ी हो गई थी और ये डर लगने लगा था कि कहीं यही तब तक को विश्व में समझ में नहीं आ रहा था ना कि ये पलड़ा किस तरफ जाएगा। तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा स्वतंत्रता आंदोलन में सबका योगदान है, ना मैं किसी का कम करने का प्रयास कर रहा हूं न किसी का ज्यादा। ईमानदारी से सबका योगदान समझिए और सबको वास्तविकता में श्रेय देने का प्रयास करिए। और अंत में यह भी बात समझिए, अगर हम इस 75 वर्ष के कालखंड को 25-25 वर्ष के 3 कालखंडों में विभाजित करें, फिर ये देखिए अगले 25 वर्ष कहां जाए। तो पहले 25 साल 1947, 1972 लोकतंत्र मैच्योर नहीं था, चुनाव होता था, सरकार थोड़ी बदलती। 72 से 97 सरकारें बदलना शुरू हुई, लोकतंत्र परिपक्व होता और पहली बार 1998 में केंद्र में एक ऐसी सरकार बनी जिसका अपना विचार, प्रेरणा, अवधारणा पूर्णता भारतीय। और अगले 25 वर्ष में यानी 1997 से 2022 आते आते आपने देखा वो राष्ट्रवाद का तत्व पूरी प्रखरता के साथ स्थापित हो गया। अब इसमें आपको रोचक तथ्य बता के बात समाप्त करता हूँ। हम लोग जब पहले टीवी डिबेट में जाते थे, जब तक राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ था, तब तक बड़ा आरोप हम पे लगता था। आ गए भाजपा वाले कहते राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे। मैंने कहा कि राम जन्मभूमि कोई इमारत नहीं है और राम जन्मभूमि के निर्माण की कोई तारीख नहीं है। राम जन्मभूमि का मंदिर एक राष्ट्रीय चेतना का उत्थान है और इसकी जो तारीख है वो कालचक्र की गति का एक संकेत है। और आप देखिए भारत के राजनीतिक उद्भव में चेतना जो आगे बढ़ी, राम मंदिर का आंदोलन उसी के अनुसार आगे बढ़ा। जिन लोगों ने इस पर थोड़ी भी स्टडी की होगी तो पहली ऑफिशियल FIR
राम मंदिर में नवंबर 1858 में फैजाबाद के थानेदार ने लिखा, जानते क्या लिखा कि 50 निहंग सिखों ने आके कब्जा कर लिया है। उन्होंने हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान पे राम राम लिख दिया है, फौज भेजिए, हमारे कंट्रोल में नहीं आ पा रहे, जितने सिपाही हैं वो इनसे नहीं लड़ सकते। 1857 प्रथम स्वतंत्रता समारोह, देखिए वही कहा। स्वतंत्रता के पूरे आंदोलन में सबसे हिस्टोरिकल पॉइंट क्या था? 1937 राज्य विधानसभाओं में हमको प्रतिनिधित्व मिला, प्रोविंशियल असेंबली। 1936 अयोध्या में बड़ा संघर्ष होता है, उसके बाद वहां नमाज पढ़ने का अनुरोध समाप्त होता है। 47 में हम आजाद होते हैं और हमारा संविधान बनकर के दिन तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 और दिसंबर 1949 22 दिसंबर की रात को मूर्तियां प्रकट होती। और जब 1986-87 में राम मंदिर आंदोलन शुरू होता है, भारत थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिखना शुरू होता है। 90-92 में भारत की नई अर्थव्यवस्था बनकर खड़ी होती है, उसी समय ढांचा भी जाता है, राम मंदिर आंदोलन प्रखरता से आता है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद न्यायालय की लखनऊ बेंच ये निर्णय देती है, जिसमें वो कहती है केंद्रीय गुंबद के नीचे गर्भगृह श्री रामलला विराजमान का मंदिर है, मान लेती है। अक्टूबर 2010 में बराक ओबामा आके कहते हैं भारत की संसद के ज्वाइंट सेशन में, इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज्ड। और जब 2019 में जजमेंट आता है, 2020 में ये शुरू होता है, तब भारत में प्रखरता के साथ केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार है। एक और संकेत, जब मूर्तियां प्रकट हुई दिसंबर 1949 में, तो उन मूर्तियों की सबसे पहले पूजा अर्चना किसने की थी? महंत विजयनाथ जी। जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ 80 के दशक के मध्य में, तो उनके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? दिग्विजयनाथ जी के शिष्य महंत अवैधनाथ जी की स्मृति में हम आए। और मुझे याद है, मैं बालक के रूप में आया था अप्रैल 1987 में सरयू तट के ऊपर, जब वो रैली हुई थी, उसमें महंत अवैधनाथ जी ने वो गीत गवाया था, ये जो था ना, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। तो उन्होंने कहा था जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का गीता है। इसलिए उन्होंने कहा था, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और जब भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? महंत अवैधनाथ जी के शिष्य योगी आदित्यनाथ। ये कनेक्शन नहीं दिखता है, ये कालचक्र की गति है। अगर समझिए तो महज संयोग और गौर से देखिए तो दैवीय संकेत। तो अगले 25 वर्ष के लिए ईश्वर ने यह संकेत दिया है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और यह भी समझ लीजिए, इसलिए मैंने कहा श्री राम जन्मभूमि का मंदिर की पताका, महान भारत की पताका आकाश में एक साथ नजर आएगी। यह कालचक्र की गति का संयोग था। यह तारीख नहीं बताएंगे वाले लोगों की समझ से ये बाहर। इसलिए मैं एक पंक्ति और कह दूं, मानसिकता में एक चीज और निकालने की जरूरत है। हम लोग कई बार भाषाएं हमारे दिमाग में कौन सी चीज भर रही थी, जैसे आजकल युवा बच्चों के बीच में कहावत बड़ी प्रचलित होती है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? जंग और इश्क में सब कुछ जाएगा। हिंदी है क्या ना? तो फारसी का शब्द है, उर्दू में प्रयोग क्यों करना? जंग हिंदी का शब्द है ना, इश्क हिंदी का शब्द है ना, जायज हिंदी का शब्द है। कभी आपने हिंदी, संस्कृत या किसी भारतीय भाषा में ऐसी कोई कहावत सुनी है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ अनुचित उचित है? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी अवधारणा ही नहीं थी। हमारे लिए युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक त्याग है। इसलिए जो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो फिर आतंकवाद भी जायज है और फिर एसिड फेंकने वाले भी जायज है। तो ये विद्रूप मानसिकता जो भाषाओं के भाषाई माध्यम से हमारे दिमाग में बैठ जाती है, उससे भी बाहर निकलिए। और अंत में ये समझिए, जिसे आजकल बड़ी बात कहते हैं ना, हमारी एक संस्कृति जिसकी वजह से यह देश अपने उस मुकाम पर रहा, यहाँ पर उस संस्कृति को सांप्रदायिक कहने का जो लोग दावा विचार करते हैं, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जितने लोग कहते हैं, इसी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आजादी के बाद पहले भारत के गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का घर है। ये सेक्रेटरी के कोई सुरमा गया वहां? पहली शहनाई बजाने वाले इस बार बिस्मिल्लाह खां के घर में कितने लोग हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नवाज़े जनाजा में कितने लोग हैं? बुरहान वानी, अफजल गुरु,
याकूब मेनन, इन्हीं के में जाएंगे। आजमगढ़ में संजयपुर में जाके आतंकवाद के आरोपियों पे सिजदा करेंगे, मगर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और गाजीपुर में वीर अब्दुल हमीद के घर जाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, जिस हिंदू संस्कृति लांछित करने का प्रयास किया गया, अटल जी की कविता की वह पंक्ति है, बड़ी प्रसिद्ध, पुराने लोग याद होगी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसमें हिंदुत्व के दोनों से पहली छंद 2 लाइनें और अंतिम 2 लाइनें, इसी में आपको सारा सार समझ में आ जाएगा। पहली छंद ये है कि जरूरत पड़ने पे हम क्या है, मैं शंकर का वह प्रोगा न कर सकता जब छाड़ जाए, मैं डमरू की प्रलयंकर नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अत्र प्रत्यास में दुर्गा का उन्मत्त हाथ में यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरकट्टा धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, कभी धड़क उठे विप्लव लेकर जलथल अंबर कर चेतन, तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। सामर्थ्य तो ये है, मगर हमारा लक्ष्य क्या है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने का घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, वो भाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। और एक वाक्य और कर देता हूँ, भारत यंगेस्ट नेशन है ना, ये ट्रुथ नहीं हाफ ट्रुथ है, या द यंगेस्ट नेशन एंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, और संयोग से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों के प्रतीक हैं। वो यंगेस्ट मुख्यमंत्रियों में से एक हैं और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का वो धारण करते हैं। इसलिए बस ये समझिए, हमारा एक प्राचीन गौरवशाली अतीत है और स्वर्णिम भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है। गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान। धन्यवाद।